वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। तो आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को ईडी एकेडमी में पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि ईडी एकेडमी में आपको बहुत ही इजी डेफिनेशंस बताई जाती है, बहुत ही इजी मेथड से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जितना होमवर्क दिया जा रहा है वो भी कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज की जो मुझे कमी लग रही है कि आप लोग डाउट्स बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे हैं। डाउट्स बेटा पूछते रहो कमेंट सेक्शन में, जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड भी आप डाउट पूछ सकते हो, जो नहीं पढ़ाया गया है जो चैप्टर्स उससे रिलेटेड भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो चलो, अभी तक हमने नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। अब डाउट आ रहा होगा कि यार हिस्ट्री पढ़ी, वापस से नेशनलिज्म इन इंडिया क्यों पढ़ रहे हैं? इसका पढ़ाने का रीजन इसलिए क्योंकि अभी आपने यूरोप पढ़ा है तो आपके माइंड में नेशनलिज्म और जो बहुत सारी टॉपिक्स हैं आपके माइंड में अभी होंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया जो है उसी से मैच करता हुआ चैप्टर है, इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोगों ने इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों चैप्टर जो है आपस में कनेक्टेड है और काफी मैच करते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने देखा कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में नेशनलिज्म कैसे आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू, वो भी हमने देखा। नेशनलिज्म इन इंडिया में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया। ठीक है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, यूरोप से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूरोप में आप लोगों को मुझे पता है इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इंडिया ये तो हमारे ही देश की कहानी है, तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर का नाम है, अब आप लोगों को बता रखा है मैंने कि सबसे पहले आपको क्या देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1 में हम देखेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। पहले आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में नेशनलिज्म की डेफिनेशन बताओ, क्योंकि नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, चलो नेशनलिज्म की क्या होती है डेफिनेशन जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप लोग को ये भी पता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका मेन जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, यानी कि देशभक्ति। ठीक है, अब नेशनलिज्म इन यूरोप तो आपने पढ़ लिया था कि यूरोप में कैसे कैसे इमर्ज हुआ। अब उसके 200 साल बाद, 150 साल बाद कहां पर आया नेशनलिज्म? इंडिया में आया। ठीक है, अब कंटेंट हम देखेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे द वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था पहला। ठीक है, कैसे हुआ था उसका रीजन भी देखेंगे। रीजन आपको मैंने लास्ट क्लास में नेशनलिज्म इन यूरोप में बताया था, बाल्कन टेंशन याद है? वो एक टेरिटरी ऐसा पार्ट था जिसकी वजह से ही, जिसका रिजल्ट आउटकम्स क्या निकला था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या हुआ ये देखेंगे। खिलाफत इशू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या जिसको हम खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। थर्ड हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन। ये 3 टॉपिक एक साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे डिफरिंग स्ट्रेंड विद इन द मूवमेंट्स, मतलब जो मूवमेंट चलाए गए इंडिया में वो जगह जगह कैसे स्टैंड करते थे। ठीक है, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे बढ़ा, कैसे स्टार्ट हुआ, उसको देखने वाले हैं। और द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग तो आपने पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टॉपिक आपके नेशनलिज्म इन यूरोप से मैच करते हैं, इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब देखो, जब हमने यूरोप पढ़ा था तब बहुत लेंदी हो गया था चैप्टर। क्यों चैप्टर लेंदी था? क्योंकि उस टाइम पे यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड नहीं थे। अब यहाँ पर इंडिया में भी यही सारी चीजें थी, लेकिन यहाँ पर जो मेन नेशनलिज्म चल रहा था, ठीक है, वो किस लिए हम लोग कर रहे थे नेशनलिज्म? ताकि हम लोग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, अब देखो कॉलोनियल आपको बताया था ना कि कॉलोनी बनाना किसी कंट्री को, यानी कि पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली उसको पूरी तरीके से एक्वायर कर लेना। ठीक है, उसको कंक्वायर कर लेना, उस पर कब्जा कर लेना और दूसरी कंट्री को गुलाम बना लेना। तो वैसे ही इंडिया को कॉलोनी बनाया गया था, किसने? ब्रिटिशर्स ने, यूरोप ने। ठीक है, यूरोपियंस ने। ठीक है, तो कॉलोनियल मतलब कि गुलाम बनाना या कॉलोनी बनाना, तो इंडिया यहाँ पर कॉलोनी बना हुआ था। देन यहाँ पर हम देखेंगे एंटी कॉलोनियल, तो हम इसके अगेंस्ट मूवमेंट चला रहे हैं। अब हमको आजादी चाहिए, गुलामी से हमको आजाद होना है, तो हम लोग क्या चलाएंगे? एंटी कॉलोनियल। जैसे आपको चोट लग जाती है तो क्या बोलते हैं कि सेप्टिक हो गया है, अगर आपको लोहे से चोट लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि एंटीसेप्टिक लगा लेना यार, नहीं तो क्या हो जाएगा, घाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे सेप्टिक होता है उसके अपोजिट क्या होता है? एंटीसेप्टिक बोलते हैं ना। तो ऐसे ही मूवमेंट, कॉलोनियल मूवमेंट के अपोजिट क्या होता है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। जो कांग्रेस थे, कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस जो पार्टी है ना इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, 1885 में बनी थी कांग्रेस पार्टी थी। तो
किसकी लीडरशिप में थी? ये महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स ग्रुप टुगेदर विद इन द मूवमेंट। ये ट्राई कर रहे थे कि सब लोग ग्रुप टुगेदर, मतलब कि सब लोग साथ में आ जाए, एक ग्रुप बना ले और फिर क्या करें, विद इन वन मूवमेंट, एक मूवमेंट में, क्या एक आंदोलन में हम लोग साथ खड़े रहे। हाउ एवर द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर था कि यूनिटी जब तक इमर्ज नहीं होगी, ठीक है, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट क्या नहीं होने वाले, रिड्यूस नहीं होने वाले, और कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी रहे थे। हिंदू मुस्लिम में यूनिटी नहीं थी, मोनार्की भी थी कहीं कहीं जगह पे, ठीक है। उसके पहले मतलब कि यहाँ पर भी अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक। यूनिफिकेशन नहीं था, जैसे कि सेम नेशनलिज्म इन यूरोप में था, वैसे ही इंडिया की कहानी थी। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम पूरी तरीके से किसके कब्जे में जकड़े हुए थे? यूरोपियंस, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर सब तरीके से कब्जा कर लिया था। वो हम लोग को इकोनॉमिकली भी खोखला कर रहे थे, सोशली भी, क्योंकि वो क्या मानते थे कि इंडिया के लोग क्या है, बहुत ही इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है। इस वजह से ये सारी समस्याएं यहाँ पर हो रही थी। चलो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में हमने बहुत सुना है बहुत बार। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड 1914 टू 1918। बाल्कन्स टेंशन हुआ था, आप लोगों को याद है, ठीक है। उसके बाद ही सभी बड़ी बड़ी जो पावर्स थे, इंपीरियलिज्म की फीलिंग्स आ गई थी उनके मन में। जल्दी से बता दो इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन और इंपीरियलिज्म की फीलिंग क्या होती है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म की फीलिंग की वजह से ये लोग क्या हो रही थे, आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। उसी का रिजल्ट क्या आया, वर्ल्ड वॉर 1 आया। 1914 में स्टार्ट हुआ। जब स्टार्ट हुआ, यूरोपियन कंट्री आपस में जब लड़ रही थी, तब लगा था कि यार ठीक है 6-7 महीने तक ये क्या होगा, एक्सटेंड होगा। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो आपका 4 साल तक क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। 4 साल कोई वॉर लड़ाई लड़ना बहुत ही, मतलब कितना आप सोचो, 4 साल अगर लड़ाई हो रही है तो कितना नुकसान होगा, जो लोग मरे होंगे, कितने ज्यादा लोग मरे होंगे, कितने ज्यादा सोल्जर उसमें शहीद हुए होंगे, ठीक है। तो 4 साल का ये था पीरियड जो बहुत ही खराब था। इसका जो इफेक्ट था पूरे वर्ल्ड वाइड देखने को मिला। कंट्रीज तो यूरोपियंस लड़ रही थी, यूरोप की कंट्रियां लड़ रही थी, पर इसका जो पूरा रिजल्ट देखने को मिला, इसके आउटकम्स जो मिले, वो पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट आया, ठीक है। इंडिया में भी क्या इफेक्ट आया वो भी हम देखेंगे। अ न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन, इंडिया फेस वेरियस प्रॉब्लम। चलो, तो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 था, न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन लेके आया इंडिया में। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विद इन लीड इंक्रीज ऑफ टैक्सेस। अब देखो, इंडिया गुलाम था, ब्रिटिशर्स का पूरा कब्जा था। अब यूरोपियंस ही लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 तो यूरोपियन कंट्रीज में ही हुआ था ना, लेकिन अब वो उनको 4 साल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी। जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सोल्जर्स है, उनको खाने पीने का जो सामान है उसकी जरूरत पड़ रही होगी। तो अब ये कहाँ से डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था यूरोप और जो ब्रिटिशर्स थे वो कहाँ से पूरा कर रहे थे, तो वो इंडिया में उन्होंने क्या करा, इंक्रीज टैक्सेस। उनके एक्सपेंडिचर को, डिफेंस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या इंक्रीज कर दिए, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, ठीक। इनकम टैक्सेस वाज इंट्रोड्यूस, वो इनकम टैक्स लेके आए, ठीक। कस्टम ड्यूटी वर इंक्रीज, उन्होंने कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दी, यानी कि बहुत सारे टैक्सेस उन्होंने लगा दिए। जैसे हम देखेंगे जो रेगुलर कमोडिटीज होती है, ठीक है, खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा टैक्सेस इन्होंने क्या कर दिए, इम्पोज कर दिए। प्राइसेस इंक्रीज थ्रू द वॉर ईयर, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया, हर चीज के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए जब तक वॉर चला। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है। यहाँ इंडिया अब गुलाम था, तो इंडिया से भी क्या करने लग गए, फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगे कि तुम लोग भी चलो वॉर में हमारा साथ देने के लिए। आपको पता है, एक तरफ आपकी एक्सिस पावर थी, एक तरफ आपकी अलाइज पावर थी, ठीक है। तो ब्रिटेन की तरफ से इंडिया वालों ने भी क्या दिया, उनका साथ दिया, और हमको देना ही पड़ा मजबूरी में, ठीक। ड्यूरिंग 1918 से 1919 एंड 1921 क्रॉप्स फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लीड्स फूड शॉर्टेज ऑफ गुड। देखो, मैंने आपको बोला था ना, नेशनलिज्म इन यूरोप जैसा ये चैप्टर है, वहां पर भी फूड शॉर्टेज हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भी देखो फूड शॉर्टेज हुआ था, क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस वजह से फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई, कहाँ पर, इंडिया में। यूरोप में भी पेरिस की सड़कों पे लोग उतर आए थे, क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे हार्श विंटर की वजह से, वहां पर भी क्रॉप फेलियर हुआ था। इन 1921 अराउंड 12 to 12 पीपल इन पेरिस इन फेमाइन एंड एपिडेमिक्स। अब 12 से 13 सॉरी, यहाँ पर मिलियंस आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये मिस हो गया है। पीपल्स पेरिस्ड इन फेमाइन एंड एपिडेमिक्स, ठीक है, 12 से 13 मिलियन लोग की डेथ हुई थी, ठीक है,
पेरिश का मतलब होता है कि डेथ होना या खत्म हो जाना। फेमाइन, फेमाइन यानी भूख के कारण मरे थे लोग। दूसरा एपिडेमिक आया था। एपिडेमिक हम किसको बोलते हैं? महामारी को बोलते हैं। जैसे आपने एपिडेमिक वर्ड सुना होगा, कोविड 2020 में आपने सुना होगा, जब कोरोना आया था तो उसको एपिडेमिक कहा जाता था। महामारी मतलब कि ऐसी बीमारी जो बहुत ज्यादा लेवल पे सब लोगों को हो रही है और बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। तो जैसे कोविड आया था 2020 में, वैसे ही 1920 में एपिडेमिक्स आया था आपका प्लेग। ठीक है, प्लेग जिसको हम हिंदी में हैजा कहते हैं, जिसमें वॉमिटिंग, लूज मोशंस होना और बहुत ही ज्यादा तबियत खराब होना, कुछ भी चीज डाइजेस्ट नहीं होना। तो उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं थे, इतना ज्यादा इलाज नहीं था। जैसे आज नॉर्मल हो गया कि वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं तो हम मेडिकल से दवाई ले आते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये जो एपिडेमिक आया था इसका नाम क्या था? आपका प्लेग नाम था। ठीक है, तो ये जब एपिडेमिक आया इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा और इससे भी बहुत सारे लोगों की क्या हुई? डेथ हुई। देन हार्डशिप डिड नॉट एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। अब आपका वॉर तो खत्म हो गया था, 1918 में वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी लोगों को वॉर के जो इफेक्ट थे, साइड इफेक्ट थे, वो देखने को मिल रहे थे। तो ये वर्ल्ड वॉर वन, अब आपसे इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा? वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन से का जो इम्पैक्ट था वो इंडिया में क्या पड़ा। तो आपको ये सारे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स में इसीलिए आपको बताया जाता है ताकि आप लोग इजी लर्न कर सके और इजी डेफिनेशन आपको, इसीलिए वर्ड्स भी इसलिए इजीली हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो आपको ध्यान में रखना है, टैक्सेस बढ़ा दिए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट से बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। कस्टम ड्यूटीज को क्या किया गया? इंक्रीज किया गया। प्राइजेस बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, आप इन्फ्लेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, देन फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया से जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां के लड़कों को जबरदस्ती कहाँ रिक्रूट किया गया? वॉर में रिक्रूट किया गया। ठीक है, 18 से 19 में और 1920 में क्रॉप फेलियर हुआ। दूसरा एपिडेमिक प्लेग जो था आपका एपिडेमिक आया। ठीक है, फेमाइन की वजह से 12 से 13 मिलियन लोगों की क्या हो गई? डेथ हो गई। और वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन परेशानियां जो हार्डशिप थी वो भी ओवर नहीं हुई थी। ठीक है, बाकी का हम लोग आगे कनेक्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा इस चैप्टर में। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, तो इसीलिए आपको बने रहना पड़ेगा ईडी एकेडमी के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए।